अरे रे, धिक्कार है मेरी जिंदगी पर जो अपने पेट के लिए कुछ भी कर नहीं सकती। बहुत दिनों से मेरे पेट में कुछ भी नहीं गया। लगता है मैं ऐसे ही यहाँ पर तड़प तड़प के मर जाऊंगी। कीड़े पड़े उस साधु अमरनाथ को जो मुझे इस पेड़ पर मंत्र से बांधकर चला गया, और सत्यानाश हो इन गांव वालों का जो इस जगह का नाम श्रापित भूतनी का पेड़ रख दिया। शायद इसी वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहता। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब मैं क्या खाऊं? ला 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 आज का मौसम कितना अच्छा है। आज तो सच में मजा आ गया। अरे ये क्या, यहां पर तो दो रास्ते हैं। इनमें से कौन से रास्ते अब रामपुर जाएगी? करीबन 20 साल हो गए मुझे यहां पर ना आए हुए। लगता है अब बहुत कुछ बदल गया है यहां पर। अब मैं कैसे पता करूं कि इनमें से कौन सा रास्ता रामपुर को जाएगी? अरे वाह, एक मोटा ताजा आदमी। इसका मांस खाने में तो बहुत मजा आएगा। लगता है ये मनुष्य कोई दूसरे गांव से आया है, तभी तो ये सोच रहा है। शायद ये रास्ता भटक गया है। वाह मोहिनी, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। एक मोटा ताजा सा शिकार तुम्हारे सामने है। लगता है आज तेरी कंकाल पेट को पेट भरकर खाना मिलेगा। जल्दी कर मोहिनी, कुछ दिमाग लगा, नहीं तो ये मोटा शिकार तेरे हाथ से चला जाएगा। अरे सुनो बेटा, क्या हुआ? तुम वहां पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? जी दादी, मुझे दरअसल रामपुर गांव जाना था, लेकिन यहां पर दो रास्तों को देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया हूं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहां से आगे रामपुर गांव कौन सा रास्ता जाता है? क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो बेटे? मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। क्या तुम थोड़ा पास आकर बोलोगे बेटे? तभी मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह से सुन पाऊंगी। अरे नहीं, एक तो मैं ऐसे ही बहुत लेट हो रहा हूं, ऊपर से दादी अम्मा, न जाने रामपुर गांव में चाचा चाची कब से मेरा रास्ता देख रहे होंगे। लेकिन अब कर भी क्या सकता हूं मैं। चलो ठीक है दादी, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, अब बोलो बेटा, तुम क्या बोल रहे थे? दादी जी, मैं बोल रहा था कि इन दोनों रास्तों में से रामपुर जाने वाला रास्ता कौन सा है? ठीक है, मैं बता दूंगी, लेकिन तुम कौन हो और रामपुर गांव क्यों जाना चाहते हो? दरअसल रामपुर गांव में मेरे चाचा और चाची रहते हैं जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। जब मैं बहुत छोटा सा था तभी मैं उनसे मिला था। माँ और पिताजी की मृत्यु के बाद मैं बाहर काम करने के लिए चला गया और फिर एक बार भी उनसे नहीं मिल पाया। बेचारे चाचा और चाची के मेरे अलावा इस संसार में और कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं अब उन दोनों के साथ यहां पर हमेशा हमेशा के लिए रहने आया हूं। मेरा घर घुमल गांव में है जो यहां से बहुत दूर है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शायद इसीलिए इसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। अब मैं इसको मारकर आराम से खाऊंगी। बहुत सालों से भूखी हूं मैं। आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। अरे क्या हुआ दादी, मेरी कहानी को सुनकर आपको कहीं रोना तो नहीं आ गया ना? वैसे भी मेरी कहानी ही है ऐसी जो सबको रुला देता है। क्यों दादी, मैंने सच कहा ना? अब मैं इस बेवकूफ को कैसे बताऊं कि बहुत ही जल्द मैं इसे मार कर खाने वाली हूं। हाँ बेटा, तुम्हारी छोटी सी दुख भरी कहानी को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि तुमको इस दुख भरी जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्त कर दूं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं दादी। मतलब ये है कि मैं कोई दादी बादी नहीं हूँ। मेरा नाम है मोहिनी भूतनी, जो इस जंगल में बहुत सालों से इस पेड़ के साथ मंत्र शक्तियों द्वारा बंधी पड़ी है। रामपुर के गांव वाले और साधु अमरनाथ सभी ने मिलकर मुझे इस जगह पर इस पेड़ के साथ बांध दिए है ताकि मैं किसी को मारकर खा ना सकूं। और तब से लेकर अब तक इस जगह पर ना कोई आता है और ना ही कोई भटकता है।
इसीलिए मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। इंसानों का मांस और खून मेरे लिए एक सपना सा बन गया था, लेकिन आज तुम यहाँ पर आए तो मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। अब मैं तुम्हारा मांस और खून पीकर फिर से मैं ताकतवर और सुंदर बन जाऊंगी। क्या? मोहिनी भूतनी? देखो तुम जो भी भूतनी हो, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वैसे भी ये सब तुम्हारा कर्मों का फल है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? इसीलिए मुझे जाने दो। मेरे बूढ़े चाचा और चाची मेरा रामपुर गांव में इंतजार कर रही हैं। अरे, हाथ में आया हुआ शिकार को कोई छोड़ता है क्या? मुझे तुम बेवकूफ समझते हो क्या? अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। वैसे भी बहुत सालों से मेरे दांतों ने इंसानों का मांस नहीं चबाया है। अब मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो जल्दी बोलो। अरे बाप रे, ये भूतनी तो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। हे भगवान, ये कैसा सजा है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और ये भूतनी मुझे खाना चाहती है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। सुनो मोहिनी, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे तुम सालों भर मनुष्य का मांस खा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या सच में सालों भर मनुष्य का मांस मुझे खाने को मिलेगा? वो कैसे हो सकता है? कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अरे नहीं, मैं आपको क्यों बेवकूफ बनाऊंगा? मैं जो भी कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। बस इसके लिए आपको मेरी एक छोटी सी शर्त माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं ये उपाय आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर मुझे सालों भर मनुष्य का मांस खाने को मिलता रहा तो मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। देखो, अगर आप केवल मुझे खाओगे तो वो सिर्फ आपका 1-2 दिन का ही भोजन होगा। इसीलिए मेरी शर्त यह है कि मैं हर रोज आपको एक इंसान लाकर दूंगा और आप उनको खाकर अपना भूख मिटा लेना। लेकिन इसके बदले में आपको मुझे नहीं खाना होगा। बोलो, क्या आपको यह शर्त मंजूर है? वैसे इसकी बात तो ठीक है। एक दिन के भोजन से अच्छा अगर हर रोज भोजन मिले तो मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानूंगी, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा है कि तुम हर रोज मुझे एक इंसान लाकर दोगे? क्या पता तुम मुझे बेवकूफ बनाकर भाग जाओ और मैं यहाँ पर तुम्हारी इंतजार में तड़प तड़प के मर जाऊं। बूढ़े चाचा और चाची के अलावा मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। आज मैं उन दोनों की कसम खाकर कहता हूं कि मैं हर रोज आपको एक इंसान भोजन के रूप में लाकर दूंगा। अरे रे, मैं तुम पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे अपना कोई एक छोटा सा कपड़ा या फिर अपने छोटा सा बाल दोगे तो मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे कपड़े और बालों में काला जादू करूंगी। अगर तुम मेरे साथ विश्वासघात किए तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। बोलो, क्या तुम मुझे अपने कपड़े या फिर अपनी बाल मुझे दोगे? अरे ये क्या? मोहिनी भूतनी तो बहुत ही चालाक निकली। अब तो मैं पूरी तरह से फंस गया हूं। हे प्रभु, अब तो आप ही मेरी रक्षा करना। ठीक है, ये लो मेरा छोटा सा कपड़ा रख लो। अब बोलो, तुम्हें मुझ पर विश्वास हुआ कि नहीं? हाँ, अब ठीक है। मुझे कल से ही एक इंसान का मांस चाहिए। अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इस कपड़े पर काला जादू करके तुम्हें मार डालूंगी। अब जाओ, कल आना। और हाँ, रामपुर गांव जाने का रास्ता वो सीधा वाला रास्ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूं, कल मिलूंगा। हे भगवान, आज मैं कहां फंस गया? अब मैं कहां से लाऊं हर रोज एक इंसान को? मोहिनी भूतनी मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी अगर मैं उसको हर रोज एक इंसान नहीं ला कर दिया तो।
इस तरह बिरजू रास्ते में सोचते सोचते अपने चाचा और चाची के घर पहुंच जाता है। अरे बिरजू, इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ बेटा? सब ठीक तो है? और हाँ, तेरी शादी हुई कि नहीं अभी तक? एक और बात, तू कौन से रास्ते से आया बेटा? जंगल वाली या रोड वाली? अरे बिरजू बेटा, तू कब आया? सब ठीक तो है ना बेटा? अरे तू चुप क्यों है? क्या हुआ है तुझे? क्यों नहीं बोल रहा है तू? अरे आप लोग चुप रहोगे तब ना मैं कुछ बोलूंगा। बस आप ही दोनों बोलते ही जा रहे हो तो मैं कहां से कुछ बोल पाऊंगा। आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। दरअसल मैं अब दोनों से मिलने के लिए यहां आया हूं। आप लोग मुझे बहुत याद आ रहे थे। माँ और पिताजी के गुजर जाने के बाद आप ही लोग मेरा बहुत ध्यान रखे थे। मुझे बहुत प्यार दिया था आप लोगों ने। आप लोगों की कोई संतान ना होने पर भी आप लोग ने मुझे बहुत प्यार से बड़ा किया था, जो मैं अब चाह कर भी कभी नहीं भूल सकता। आप लोगों का बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। इसीलिए कुछ पैसे कमाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना शादी करके आप लोग के साथ ही रहूं। वैसे भी आप लोग बहुत बूढ़े भी हो चुके हैं और मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों की इस उम्र में सेवा करूं। इसीलिए आप लोगों से मिलने के लिए मैं यहां चला आया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। लगता है बड़ा होकर तू बहुत समझदार बन गया है। भगवान ने हमें संतान का सुख तो नहीं दिया, लेकिन तेरे जैसा बेटा मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहो हमारे साथ इस घर पर रह सकते हो बेटा। बस इतना समझ लो कि ये घर तुम्हारा ही है। वैसे भी हम लोग अब बूढ़े हो चुके हैं। क्या पता किस दिन भगवान का बुलावा आ जाए और हम लोग चले जाएं। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? आप लोगों को कुछ नहीं होगा। भगवान आप लोगों को 100 साल और जीने देंगे। बस आप लोग अब किसी भी बात का चिंता मत करिएगा, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। अब मैं सब संभाल लूंगा। इसी तरह चाचा, चाची और बिरजू सब लोग मिलकर मीठी मीठी बातें करके उस रात को सो जाते हैं। अगली सुबह बिरजू मोहिनी भूतनी के लिए एक मनुष्य की तलाश में चाचा जी के घर से बाहर निकलता है। हे भगवान, अब मैं कहां से एक आदमी का बंदोबस्त करूं? अगर बंदोबस्त नहीं कर पाया तो मोहिनी भूतनी मुझे मार डालेगी। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु। मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। बिरजू ऐसा सोचकर जा ही रहा था कि तभी बिरजू को एक पेड़ के नीचे एक आदमी नजर आता है, जो बिल्कुल उदास बैठा हुआ था। हे भगवान, अब मैं सेठ का इतना सारा पैसा कैसे चुकाऊंगा? अब तो ना नौकरी बची है और ना ही जमीन, सब कुछ चला गया। अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाता तो मैं सेठ के कुछ पैसे अभी के लिए चुका देता, लेकिन नौकरी मिलने का तो नाम ही नहीं ले रहा। हे भगवान, अब मैं कहां ढूंढूं नौकरी? अरे वाह, इसको तो नौकरी की तलाश है। शायद ये मेरा पहला बकरा बन सकता है। वैसे भी इसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है। अरे भाई, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ? अब क्या बताएं भाई, सेठ का ऋण इतना बढ़ गया है कि उसकी ब्याज भी देना अब मुश्किल हो गया है। अब तो ना जमीन रहा और ना नौकरी। अब मैं इस हाल में कैसे सेठ का पैसा वापस कर सकूंगा? मुझे तो मर जाने का मन करता है भाई। कम से कम ऐसी तकलीफ से मुझे मुक्ति तो मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो ऐसे ही मरने का सोच रहा है।
और मुझे ऐसे ही आदमी की तो तलाश है। अरे भाई, तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ जरूर, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं, बस आप मुझे एक नौकरी दिला दीजिए भाई। तो ठीक है। जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करना, ठीक है? चलो, अब अपनी आंख बंद करके मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और हां, जब तक मैं ना कहूं तब तक अपनी आंखें मत खोलना, ठीक है? ठीक है भाई, लेकिन हम लोग जा कहां रहे हैं? ऐसी जगह जहां पर तुम्हें सुकून मिलेगा। मेरा मतलब है नौकरी मिलेगा। अब ज्यादा मत बोलो और अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे पीछे आओ। बिरजू मोहन को अपने साथ मोहिनी भूतनी के पास लेकर चला जाता है। और दोनों कुछ देर चलने के बाद मोहिनी भूतनी के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मोहिनी, ये लो, मैं आ गया, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। अब तुम अपनी अमानत को संभालो। अब मैं चलता हूं। मैं अब कल आऊंगा। अरे भाई, तुम कहां जा रहे हो मुझे छोड़कर? और ये मोहिनी कौन है? क्या मैं अपनी आंखों को खोलूं? बिरजू मोहन के प्रश्नों का बिना कुछ उत्तर दिए अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी अचानक एक चीख जोर से हवा में गूंजती है और कुछ ही पल में शांत हो जाती है। हे भगवान, मुझे माफ करना। मोहन की आत्मा को शांति देना। अरे बिरजू बेटा, सुबह से कहां गायब हो जाते हो तुम? मैं तो तुम्हें खोज खोज कर परेशान हो गया हूं। पूरा गांव छान मार लिया, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं मिला। इतनी देर तक बाहर कहां गया था बेटा? तुम्हें ना देखकर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अरे चाचा, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं बस यहाँ पर गांव घूमने के लिए गया था, लेकिन घूमते घूमते थोड़ा रास्ता भूल गया था। तभी मैंने लोगों से पूछा और यहाँ पर लौट आया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार तुम जहां भी जाना हमें बता कर जाना। चलो आओ, खाना खाते हैं। इतना बोलकर चाचा, चाची और बिरजू तीनों मिलकर खाना खाकर आराम करते हैं। लेकिन बिरजू की चिंता बढ़ती जाती है। अरे ये क्या? आज के लिए तो मैं बच गया, वो भी किसी निर्दोष की बलि चढ़ाकर। लेकिन कल मैं कैसे एक और इंसान की बलि दे पाऊंगा मोहिनी भूतनी को? आज तो मैं बाल बाल बच गया, लेकिन कल क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। हे भगवान, मुझे माफ करना और मेरी रक्षा करना प्रभु। अगली सुबह बिरजू फिर से अपने चाचा को बिना कुछ बोले घर से निकल जाता है। हे भगवान, पता नहीं आज किस बेकसूर की बलि चढ़ेगी। सारा गांव घूमने के बाद बिरजू निराश होकर नदी के किनारे सोचते हुए जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे एक लड़का नदी के किनारे दिखाई देता है, जो खुद को मारने की बात कर रहा होता है। हे भगवान, तू मुझे अपनी शरण में ले ले। मैं अब तेरे शरण में आ रहा हूं प्रभु, क्योंकि अब मुझे इस झूठे संसार में नहीं जीना। यहाँ पर प्रेम नहीं, नाटक चलता है और धोखा मिलता है। अब मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। मुझे अपनी शरण में ले लो भगवान, क्योंकि अब मैं इस झूठे संसार में नहीं जीना चाहता। अरे भाई रुक जाओ, मरने वाली बात क्यों कर रहे हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? क्यों मरना चाहते हो तुम? नहीं भाई, मुझे मर जाने दो। वैसे भी इस झूठे, मक्कारी और धोखा से भरी हुई दुनिया में अब मुझे नहीं जीना।
मुझे मर जाने दो भाई। अरे भाई, कारण तो बताओ कि तुम मरना क्यों चाहते हो? कोई तो कारण होगा ना। अब क्या ही बताऊं भाई, मेरी प्राण से भी ज्यादा प्यारी प्रेमिका सुधा ने मुझे धोखा देकर किसी और लड़के से शादी कर ली, वो भी मुझे बिना बताए। अब आप ही बताओ भाई, मैं अब मरूं नहीं तो क्या करूं? जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, आज उसी ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। अरे तो क्या हो गया? एक लड़की के कारण अपनी जिंदगी को पूरी तरह से समाप्त कर दोगे क्या? इस पूरी दुनिया में केवल वही एक लड़की है क्या? चलो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर चलूंगा जहां पर तुम्हारी प्रेमिका सुधा से भी बहुत प्यारी लड़कियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वैसे भी तुम्हारी सुधा अब किसी और की हो गई है, अब वो तुम्हारी नहीं रही। इसीलिए तुम भी अब किसी और के हो जाओ। अब तुम भी सुधा को भूल जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। क्या सच में? ऐसी लड़की सच में होती है क्या भाई, जो कभी किसी को धोखा ना देती हो? हाँ भाई, हाँ होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आंख बंद करके मेरे पीछे पीछे चलना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस जगह को कोई और भी देखे। इतना बोलकर बिरजू उस लड़के को मोहिनी भूतनी के पास लेकर चला जाता है। और हमेशा की तरह इस बार भी बिरजू उस लड़के को वहां पर छोड़कर मोहिनी भूतनी को आवाज देता है और फिर वो वहां से अपने घर को लौट आता है। इसी तरह बिरजू का ये काम बहुत दिनों तक चलता है, लेकिन एक दिन बिरजू के चाचा बिरजू को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी वो देखते हैं कि गांव वाले आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी बिरजू के चाचा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन लोगों की बातें सुनने लग जाते हैं। अरे भाई, मैंने सुना है कि गांव के बहुत से लोग पिछले 1 महीने से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। कहीं वो मोहिनी भूतनी फिर से गांव के अंदर तो नहीं आ गई? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। सुना है रामू काका का लड़का भी बहुत दिनों से गायब है। केवल रामू काका का लड़का ही नहीं, और भी बहुत से लोग इस गांव से गायब हुए हैं। शायद हो सकता है मोहिनी भूतनी फिर से गांव में आ गई हो। अरे, ये क्या बोल रहे हो आप लोग सब? मैंने खुद अपनी आंखों से अपने गांव के बहुत से लोगों को गोपी चाचा का भतीजा बिरजू के साथ कहीं पर जाता हुआ देखा है, क्योंकि गोपी काका का भतीजा बिरजू भी इस गांव में आया हुआ 1 महीना ही हुआ है, और जब से वो यहाँ आया है तब से गांव में कोई ना कोई गायब हो रहा है। अरे, ये कैसी बात कर रहे हो भाई? क्या सच में इन सब के पीछे गोपी चाचा का भतीजा बिरजू का हाथ है क्या? शायद ये बात सच भी हो सकता है, क्योंकि जब से बिरजू इस गांव में आया है तब से गांव का कोई ना कोई गायब हो रहा है। इसीलिए अब से हम लोगों को बिरजू के ऊपर नजर रखनी होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब से हमें ऐसा ही करना होगा, क्योंकि बिना सबूत के हम किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं। गांव वालों की ऐसी बातों को सुनकर बिरजू के चाचा गोपी डर जाते हैं और वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचते हैं। और फिर बिरजू का इंतजार करने लगते हैं। तभी कुछ देर के बाद बिरजू घर आ जाता है। अरे बेटा बिरजू, सुबह से कहां गया था बेटा? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैं बस गांव में घूमने गया था, लेकिन आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं चाचा? क्या बात है? देखो बिरजू बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं।
इसीलिए तुम मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब देना। बिरजू, जब तुम मेरे घर आए थे तो तुम कौन से रास्ते से आए थे, रोड वाली या फिर जंगल वाली? सच सच बताना। लेकिन चाचा, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आखिर बात क्या है? देखो बेटा बिरजू, जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से लेकर आज तक इस गांव से बहुत से लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। और ये सब मैं नहीं कह रहा, यहाँ के गांव वाले कह रहे हैं। दरअसल वो लोग का मानना है कि जितने भी गांव के लोग जो गायब हुए हैं वो सबको तुम्हारे साथ देखा गया है। और वो लोग का मानना है कि तुम उन्हें कहीं पर लेकर जा रहे थे। कहीं तुम जंगल के रास्ते से यहाँ आते वक्त मोहिनी भूतनी का शिकार तो नहीं बन गए? क्योंकि वो रास्ता मोहिनी भूतनी की वजह से बहुत पहले से बंद पड़ा हुआ है। वहां पर कोई भी नहीं जाता, क्योंकि जो भी उस रास्ते से जाता है वो उस रास्ते से कभी लौटकर वापस नहीं आता, क्योंकि उसे मोहिनी भूतनी मारकर खा जाती है। कहीं मोहिनी भूतनी ने तुम पर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया ना? अरे चाचा, आप ये कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं? मैं बस गांव में घूमने जाता हूं और उनसे बातें किया करता हूं। शायद वो काम करते वक्त गांव के कुछ लोग मुझे देख लिए होंगे, इसलिए वो लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता। बस आप दूसरों की बातें को सुनना बंद कर दीजिए चाचा। वैसे भी उन लोगों का काम ही है कहना। और हाँ, मैं रोड के रास्ते से रामपुर गांव आया था। जंगल के रास्ते मुझे नहीं पता। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। मैं बस तुम्हारे मुंह से सच जानना चाहता था। अब तुम्हारे मुंह से सच जानकर मुझे बहुत सुकून मिला। चलो आओ, साथ में खाना खाते हैं। इस तरह गोपी चाचा, चाची और बिरजू तीनों मिलकर उस रात खाना खाते हैं और फिर तीनों सोने चले जाते हैं। लेकिन उस रात गोपी चाचा और बिरजू के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। अगली सुबह बिरजू हमेशा की तरह चाचा जी के घर से बाहर निकलता है। लेकिन इस बार गोपी चाचा भी बिरजू के पीछे पीछे चले जाते हैं और वो छुप छुप कर बिरजू पर नजर रखने लग जाते हैं। बहुत पीछा करने के बाद अचानक गोपी चाचा ने देखा कि बिरजू एक आदमी से बात कर रहा है और अचानक वो उस आदमी को लेकर जंगल की ओर चला जाता है और आखिरकार बिरजू उस आदमी को लेकर मोहिनी भूतनी के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक गोपी चाचा ने देखा कि वहां पर मोहिनी भूतनी प्रकट होती है। अरे ये क्या? मेरा शक सही था, बिरजू मोहिनी भूतनी के बस में है। लगता है मोहिनी भूतनी फिर से जाग उठी है। मुझे जल्दी से बिरजू को मोहिनी भूतनी से बचाना होगा, नहीं तो मोहिनी भूतनी फिर से रामपुर गांव को राख बना देगी। क्यों बेटा बिरजू, मोहिनी भूतनी से मिलकर आ गए? गोपी चाचा, आप ये क्या कह रहे हैं? कौन मोहिनी भूतनी? मैं किसी मोहिनी को नहीं जानता। आप किसकी बात कर रहे हैं चाचा जी? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो बिरजू। आज मैंने खुद तुम्हारे पीछे पीछे जाकर अपनी आंखों से मैंने तुम्हारी सारी करतूतों को एक पेड़ के पीछे से छिप कर देखा है। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला बिरजू? पता है तुम्हारी इस झूठ की वजह से गांव के कितने मासूम लोग मारे जा चुके हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बिरजू। तुम्हारी इस करतूत से अब मेरा भी सर शर्म से नीचे झुक गया है।
माफ कर दीजिए चाचा जी। मुझे नहीं पता था कि मैं मोहिनी भूतनी के जाल में इस तरह फंसता ही चला जाऊंगा। तभी बिरजू अपने साथ हुए पूरे घटना के बारे में गोपी चाचा को सभी बात बता देता है। मोहिनी भूतनी कोई ऐसी वैसी साधारण भूतनी नहीं है। वो एक बहुत ही ताकतवर और चालाक भूतनी है। बहुत साल पहले जब मैं बहुत छोटा सा था, तब गांव में मोहिनी भूतनी का आतंक सबसे ज्यादा हुआ करता था। गांव के बहुत से लोग धीरे धीरे गायब होने लगे थे। तभी सभी गांव वाले मिलकर मोहिनी भूतनी के खिलाफ आवाज उठाने लगे और उसके बाद वो लोग साधु अमरनाथ के पास चले गए और सभी लोग अपने गांव को बचाने के लिए साधु अमरनाथ से प्रार्थना करने लगे। साधु अमरनाथ बहुत ही शक्तिशाली और काली माता का बहुत बड़ा भक्त है। उसने मोहिनी भूतनी को अपने शक्तिशाली मंत्र द्वारा जंगल के एक पेड़ में हमेशा के लिए बांध कर रख दिया। तब से लेकर आज तक उस जंगल में ना तो कोई आता है और ना ही कोई वहां पर जाने की हिम्मत करता है। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मोहिनी भूतनी फिर से शक्तिशाली बन रही है। अब हम क्या करेंगे चाचा जी? अब हमारी मदद सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। चलो मेरे साथ। गोपी चाचा बिरजू को अपने साथ साधु अमरनाथ के पास लेकर जाते हैं। बाबा प्रणाम। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? प्रणाम साधु महाराज, मेरा नाम गोपी है और मैं रामपुर गांव से आया हूँ। जैसा कि आपको सब कुछ पता ही है, बहुत साल पहले रामपुर गांव में मोहिनी नाम की भूतनी ने बहुत ज्यादा आतंक मचाया था। लेकिन आपने उस भूतनी को उसी गांव के जंगल के एक पेड़ में मंत्र द्वारा बांध कर चले गए थे और उस जगह किसी को भी न जाने के लिए आपने कहा था। लेकिन गलती से मेरा भतीजा बिरजू अपने गांव से रामपुर गांव में उसी जंगल के रास्ते से आ गया। लेकिन रास्ते में मोहिनी भूतनी ने बिरजू के ऊपर काला जादू करके उसे अपना गुलाम बना लिया है और वो हर रोज बिरजू से एक इंसान खाने के लिए मांगती है। अगर बिरजू ये काम नहीं करेगा तो उसे काला जादू से हमेशा के लिए मार दिया जाएगा। इसीलिए बिरजू हर रोज रामपुर गांव के कोई ना कोई एक इंसान को मोहिनी के पास ले जाता है। अब ऐसी स्थिति में आप ही हमारी मदद कर सकते हो बाबा। इसीलिए हम लोग अब आपके पास आए हैं। हमारी मदद करो बाबा। बाप रे, इतना कुछ हो गया और अब तुम मेरे पास आए हो। इंसान का मांस और रक्त पीकर मोहिनी भूतनी अब तो और भी शक्तिशाली हो गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बार मैं मोहिनी भूतनी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर किसी को भी परेशान नहीं करेगी। लेकिन इसके लिए हमें मोहिनी भूतनी की हड्डियों के पास जाना होगा, जो प्रेतपुर जंगल के बीचों बीच एक गुफा के अंदर है। लेकिन उस जंगल में सफर करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। इसीलिए मैं जैसा कहूंगा तुम लोग वैसा ही करना, तभी हम लोग उस जंगल को पार कर सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी भयानक आवाज या कोई तुम्हारा अपना तुम्हें पीछे से बुलाए, तो पीछे पलटकर कभी मत देखना। बस आगे चलते जाना है, पीछे मुड़कर कभी मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो बिना देर किए हम लोग प्रेत जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें जैसे भी करके 12 घंटे के अंदर अंदर प्रेत जंगल की गुफा के अंदर पहुंचना होगा, नहीं तो मोहिनी भूतनी बिरजू को मार डालेगी। अब बिना देर किए चलो जल्दी से प्रेत जंगल की ओर। इतना बोलकर साधु अमरनाथ, गोपी चाचा और बिरजू तीनों
प्रेत जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो लोग प्रेत जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारे डरावनी आवाज सुनाई देने लगती हैं। बिरजू, कैसा है रे तू? मुझे नहीं पहचाना बेटा? मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। मुझे तेरी बहुत याद आती है। क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है बेटा? जरा पीछे मुड़कर तो देख, मैं तेरे पीछे ही खड़ी हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए बिरजू, पीछे मुड़कर मत देखना। ये सब मोहिनी भूतनी की माया जाल है। साधु अमरनाथ की बातों को सुनकर बिरजू पीछे मुड़कर नहीं देखता है और तीनों आगे बढ़ने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो लोग उस गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां पर मोहिनी भूतनी की हड्डियों का ढांचा रखा हुआ है। बाप रे, इतना बड़ा राक्षस! अब हम लोग अंदर कैसे जाएंगे बाबा? डरो मत, मेरे पास इसका एक उपाय है। आप लोग जरा मेरे पास आना, मैं आप लोगों को एक उपाय के बारे में बताता हूं। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये राक्षस अपने मुंह से भी आग उगलता है। ठीक है बाबा, हम लोग वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। अरे वो राक्षस, अगर तुझमें दम है तो मुझे मार। वैसे भी हम लोग दो हैं, हमारे साथ तुम्हारा क्या मुकाबला? हम लोग तुम्हें चींटी की तरह मसल देंगे। क्यों चाचा, मैंने सही कहा ना? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सच कहा। मुझे तो लगता है कि ये राक्षस बस केवल नाम का ही राक्षस है। ये कुछ भी नहीं कर सकता, बस ये एक ही काम जानता है, और वो है खड़ा रहना। गोपी चाचा और बिरजू की बातों को सुनकर पहले तो राक्षस शांत रहा, लेकिन उसके बाद राक्षस की शांति भंग हो गई और वो सीधा जाकर बिरजू और गोपी चाचा के ऊपर टूट पड़ा, जैसे कि एक भूखा शेर अपने शिकार के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन जैसे ही राक्षस गुफा को छोड़कर थोड़ी दूर आगे बढ़ता है कि तभी मौका देखकर साधु अमरनाथ गुफा के अंदर घुस जाते हैं। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था, ये राक्षस तो मुंह से भी आग उगलता है। अरे चाचा, थोड़ा संभल कर, अपना ख्याल रखिएगा, नहीं तो ये राक्षस आज आपको पूरी तरह से राख बना देगा। अरे बाप रे! अरे तू मेरी चिंता मत कर, तू अपना ख्याल रख। बस अब थोड़ी ही देर तक, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। अरे बाप रे, बाल बाल बचा। कहीं हम लोग थोड़ी देर के चक्कर में भगवान को प्यारे ना हो जाए चाचा। अरे बाप रे! मैं तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगा। अब तुम दोनों की मौत निश्चित है। हा 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 हा। उधर गुफा के अंदर साधु अमरनाथ मोहिनी भूतनी के हड्डियों के ढांचे के आगे अपना मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम क्लीं चामुंडाय नमः। ओम क्लीं चामुंडाय नमः। ओम क्लीं चामुंडाय नमः। ओम क्लीं चामुंडाय नमः। जैसे ही साधु अमरनाथ मंत्र पढ़ने लगते हैं, तभी इधर मोहिनी भूतनी तड़पने लगती है और गुस्से से चिल्ला उठती है। बंद करो ये मंत्र पढ़ना। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तभी अचानक गुफा के अंदर रखे हुए मोहिनी भूतनी की हड्डियों से मोहिनी भूतनी के बहुत सारे रूप बाहर निकलते हैं और साधु अमरनाथ की ओर देखकर चिल्लाते हैं, चला जा मेरी गुफा से, चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। बंद कर दे ये मंत्र पढ़ना,
बंद कर दे, वरना मैं सबको मार दूंगी। मोहिनी भूतनी के बार बार चिल्लाने से भी साधु अमरनाथ मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ता और मंत्र पढ़ता ही चला जाता है, जिसके फलस्वरूप मोहिनी भूतनी की अस्थियों में आग लग जाती है और उसके बाद मोहिनी भूतनी पूरी तरह से जलकर शांत हो जाती है। जैसे किसी ने मोहिनी भूतनी के भटकती आत्मा को मुक्ति दे दिया हो। जैसे ही मोहिनी भूतनी मरती है, उसके तुरंत बाद वो राक्षस भी अचानक गायब हो जाता है। तभी सब कुछ ठीक सा लगने लगता है। अरे ये क्या, राक्षस तो गायब हो गया। अरे बिरजू, राक्षस तो गायब हो गया। लगता है बाबा जी ने अपना काम कर चुके हैं। चलो, अब मोहिनी भूतनी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हुआ। अब वो ना ही किसी को डराने आएगी और ना ही किसी को मारेगी। अब तुम लोग आराम से रामपुर जाओ। आज से तुम लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा। और हां बिरजू, अब तुम हमेशा के लिए मुक्त हो गए हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने मेरे लिए और पूरे रामपुर गांव के लिए जो किया है, शायद वो कोई और नहीं कर सकता था। इस तरह बिरजू, गोपी चाचा और साधु अमरनाथ तीनों मिलकर बहुत खुश होते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं।